डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रह व्यवस्था के प्रेरक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ग्रह व्यवस्था के प्रेरक तत्वों के अंतर्गत मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर का अध्ययन किया जाता है। ग्रह व्यवस्था के प्रेरक तत्व। प्रेरक मतलब जो प्रेरणा देते हैं। तो बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक परिवार सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता है। इसके लिए प्रत्येक परिवार में गृह व्यवस्था की जाती है। लेकिन ये जो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया होती है या जो हम गृह व्यवस्था करते हैं, इसको कुछ शक्तियाँ, कुछ तत्व प्रेरित करते हैं। और ये तत्व हम दैनिक जीवन में जो निर्णय लेते हैं उनको प्रेरित करते हैं। मतलब हमारे निर्णय जो होते हैं वो इन तत्वों के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर गृहिणी को ये ज्ञान हो कि उसके निर्णय किसी प्रेरक तत्व के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं या कुछ प्रेरक शक्तियाँ जो हैं वो हमारी गृह व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। परंतु ऐसा होता है और इन्हीं को हम गृह व्यवस्था की प्रेरक शक्तियाँ कहते हैं। तो गृह व्यवस्था को प्रेरणा देने वाली ये शक्तियाँ होती कौन सी हैं? ये शक्तियाँ होती हैं मूल्य यानी कि वैल्यूज़, लक्ष्य यानी कि हमारे गोल्स एवं स्तर यानी कि स्टैंडर्ड। इन तीनों में मूल्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और यह इन तीनों का केंद्र बिंदु होता है तथा लक्ष्य एवं स्तर मूल्य के द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। वास्तव में मूल्य से ही लक्ष्य एवं स्तर की उत्पत्ति होती है, परंतु मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर तीनों एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर भी हैं एवं एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि मूल्य क्या होता है। मूल्य, जिन्हें हम इंग्लिश में वैल्यूज़ कहते हैं। मूल्य एक अमूर्त पदार्थ का नाम है। अमूर्त मतलब जिसको कि देखा नहीं जा सकता। वास्तव में हम जो भी कार्य करते हैं या जैसे भी हमारे उद्देश्य होते हैं, तो हमारे कार्यों के पीछे, हमारे व्यवहार के पीछे कोई ना कोई मूल्य छुपा होता है। यह मूल्य सामाजिक मूल्य भी हो सकता है, मानसिक मूल्य भी हो सकता है एवं आर्थिक मूल्य भी हो सकता है। अनेक विद्वानों ने मूल्य को विभिन्न अर्थों में समझाया है और परिभाषित किया है। जैसे कि अर्थशास्त्री जो होते हैं वो किसी वस्तु की कीमत को उसका मूल्य मानते हैं। जो दर्शन शास्त्री होते हैं, फिलोसोफर्स, उनके अनुसार मूल्य का अर्थ किसी वस्तु की ऐसी कीमत से है जिसमें उपयुक्त गुण हो। जैसे धन का मूल्य आर्थिक मूल्य होगा, कार्य का मूल्य व्यक्ति की योग्यता एवं कुशलता पर निर्भर करेगा। प्रत्येक व्यक्ति एवं समाज के अपने कुछ न कुछ मूल्य होते हैं जिनके आधार पर वो व्यवहार करते हैं एवं जीवित रहते हैं। बगैर मूल्य के कोई भी व्यक्ति जो है वो मृतक के समान माना गया है। मैक्स वेबर के अनुसार मूल्य वह विचार हैं जिनके लिए एक व्यक्ति संघर्ष करता है। बच्चों, आप सभी ने रामचंद्र जी की कथा ज़रूर सुनी होगी, जिसमें उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए और उनके वचन का मान रखने के लिए 14 वर्षों का वनवास भोगा था। तो यह उनका मूल्य ही था जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन के 14 वर्ष वन में बिताए। उनका मूल्य था कि उन्हें अपनी पिता की आज्ञा का पालन करना है। मूल्य की परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थों में
अलग अलग तरीके से दी है। फ्रांसिस एम के अनुसार मूल्य वह आदर्श हैं जिससे मनुष्य अपने विकल्पों के चुनाव की प्रक्रिया में प्रभावित होता है। बच्चों, आदर्श सभी ने सुना होगा। हम सबके कुछ ना कुछ आदर्श होते हैं और ये आदर्श ही एक तरह से हमारे मूल्य होते हैं। तो मूल्य वह आदर्श हैं जिससे मनुष्य विकल्पों के चुनाव की प्रक्रिया में, विकल्पों के चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? निर्णय लेने की प्रक्रिया। तो जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो हम मूल्यों से प्रभावित होकर ही निर्णय लेते हैं। निकिल एवं डार्सी के अनुसार मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले तत्व हैं। मतलब मूल्य हमारे व्यवहार को प्रेरणा देते हैं और ये मूल्य हमें न्याय करने, व्याख्या करने और विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं और इनमें विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्तापूर्वक चयन को संभव बनाने का गुण होता है। यानी कि दोनों ही विद्वानों के अनुसार मूल्य हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं, हमें विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन करने हेतु प्रभावित करते हैं। मूल्यों का एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार होता है, इसलिए प्रत्येक समाज के मूल्यों में विभिन्नता दिखाई देती है। मूल्य यानी कि हमारे आदर्श। तो ये जो आदर्श होते हैं या जो मूल्य होते हैं, ये हमें हमारे समाज से या हमारी संस्कृति से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए हमारे मूल्यों में समाज की और हमारी संस्कृति की झलक होती है। साथ ही अलग अलग समाज के, अलग अलग संस्कृति के लोगों के मूल्य भी अलग अलग होते हैं। जिस मूल्य को समाज के अधिकतम लोगों की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है उसको हम स्वीकार्य मूल्य कहते हैं और जिस मूल्य को समाज के लोगों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती उसको हम निषेधात्मक मूल्य कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति के लिए स्वीकार्य मूल्य दूसरे व्यक्ति के लिए निषेधात्मक हो सकता है। मतलब मेरा जो आदर्श है वो हो सकता है दूसरा व्यक्ति उससे सहमत ना हो, तो ऐसा भी मूल्यों में होता है। अब हम देखते हैं मूल्यों की विशेषताएं। मूल्य स्थायी और अस्थायी हो सकते हैं, यानी कि जो हमारे आदर्श हैं वो स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं। जैसे कि किसी का आदर्श है कि हमें हमेशा सच बोलना है या हमें धर्म का पालन करना है, लेकिन कुछ मूल्य जो होते हैं वो अस्थायी भी हो सकते हैं। जैसे कि माना किसी ने सोचा कि हमें सच बोलना है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें शायद वो सच का साथ छोड़ भी दे। मूल्य स्वयं व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वह उन्हें ग्रहण करता है। हमारे मूल्य जो हैं वो हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम उन मूल्यों को, उन आदर्शों को ग्रहण करते हैं। और मूल्य व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करते हैं। मतलब अगर हम मूल्यों के अनुसार कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के बाद हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम अपने मूल्यों से, अपने आदर्शों से इतर जाके कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक संकोच रह जाता है या एक असंतुष्टि रह जाती है कि आज हमने अपने आदर्शों को ताक पर रख दिया या अपने आदर्शों का पालन नहीं कर पाए। मूल्य धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकते हैं। धनात्मक मीन्स पॉजिटिव और ऋणात्मक मीन्स नेगेटिव। जैसे कि कोई चोरी करता है या कोई चोर है तो वो उसका मूल्य है, लेकिन वो ऋणात्मक मूल्य हो गया। मूल्यों का अध्ययन और मापन भी संभव है। मूल्यों को अभिव्यक्ति के द्वारा व्यक्त भी किया जा सकता है, जैसे बहुत अधिक, बहुत कम अथवा कम। मूल्यों में स्वतः सृजन तथा विकास करने की क्षमता होती है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो हमारे आदर्श होते हैं वो हमारे समाज और संस्कृति के प्रभाव के द्वारा धीरे धीरे अपने आप ही हमारे में विकसित होने लगते हैं। मूल्य आपस में संबंधित होते हैं
और मूल्यों में समय के अनुसार परिवर्तन भी होता है। मूल्य संस्कृति और समाज से प्रभावित होते हैं। अब है मूल्यों के प्रकार। मूल्य बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समाजशास्त्रियों ने या कुछ विद्वानों ने कुछ मुख्य प्रकार के मूल्य बताए हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री पार्कर के अनुसार निम्नलिखित जीवन मूल्य होते हैं। इसमें सबसे पहले है प्रेम। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का या समाज में बहुत सारे व्यक्तियों का आदर्श होता है प्रेम। हर किसी से प्रेम करना है, इंसान से भी, जानवरों से भी, प्रकृति से भी, हमारी धरती से, हर किसी से प्रेम। तो प्रेम का तात्पर्य है मानव संबंधों में रुचि होना, अर्थात व्यक्ति, परिवार, समाज, देश आदि से प्रेम करना या आदि के प्रति प्रेम की भावना होना। वास्तव में प्रेम ही वह मूल्य है जो परिवार के सदस्यों को आपस में बांध कर रखता है, उन्हें समायोजन स्थापित करने हेतु सहायता करता है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेम के कारण व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं को समझकर उसके अनुसार व्यवहार करता है। आप खुद ही सोचिए, हम अपने परिवार में रह रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ देते हैं, तो इसके पीछे एकमात्र कारण जो है वो प्रेम ही। दूसरा मूल्य है सुख। सुख अर्थात जीवन की सभी आवश्यकताओं की यथासंभव पूर्ति हो जाना, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन आकर्षक एवं आरामदायक लगता है। सुखी जीवन क्या होगा बच्चों? अगर हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी समय से, अच्छे तरीके से, तो हमारा जीवन सुखी रहता है। और यदि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो हमारा जीवन सुखी नहीं रहता। तो हम सभी जो व्यवहार करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसके पीछे एक मूल्य यह होता है कि हमारा जीवन सुखी हो सके या हम सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। और सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए ही हम जीवन भर प्रयासरत रहते हैं। तीसरा मूल्य है धर्म। धर्म का अर्थ है जीवन की सत्यता को जानना एवं उसके अनुसार आचरण करना। धर्म के द्वारा व्यक्ति एवं समाज का कल्याण होता है और जीवन में सुख एवं शांति प्राप्त होती है। धर्म हमें यह सिखाता है कि जीवन का सत्य क्या है, और यह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बांध कर रखने में, समाज को आपस में बांध के रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि हम धर्म का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है, क्योंकि प्रत्येक धर्म का जो लक्ष्य होता है वो जीवन को सुखी बनाना एवं शांतिपूर्वक बनाना ही होता है। ज्ञान। बिना ज्ञान, विवेक और बुद्धि के कुछ भी संभव नहीं है। कोई भी कार्य जो होगा, अगर हम बिना बुद्धि के, बिना विवेक के या बिना ज्ञान के करेंगे तो उसका सफल होना बहुत ही मुश्किल है। तो ज्ञान भी एक मूल्य माना गया है, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे निर्णय जो हैं वो प्रभावित होते हैं। कला। कला का तात्पर्य है सौंदर्य में रुचि रखना। सौंदर्य एवं कला की अनुभूति व्यक्ति को संतुष्टि, शांति एवं आनंद प्रदान करती है। स्वास्थ्य। इस मूल्य का तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से है। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य से बढ़कर इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य को अपना मूल्य मानना और अपना आदर्श मानना, यह बहुत अधिक आवश्यक है। और इसकी स्वास्थ्य के बिना, अगर स्वास्थ्य हमारा आदर्श नहीं होगा या स्वास्थ्य को हम अपने जीवन में महत्व नहीं देंगे, तो हम अन्य लक्ष्यों की या अन्य मूल्यों की
भी प्राप्ति नहीं कर सकते। खेल जीवन में कार्य के साथ साथ खेलों का भी अत्यधिक महत्व है। खेलों के द्वारा ही व्यक्ति की कल्पना, रचना, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास होता है। भारतीय संस्कृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रोफेसर PS नायडू ने मूल्य को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। ये 6 प्रकार के मूल्य जो हैं, शारीरिक मूल्य हो गए, जिसमें कि हमारा सुख और स्वास्थ्य, ये शारीरिक मूल्य हो जाएंगे। मनोवैज्ञानिक मूल्य, जिसमें प्रेम, सुख मनोवैज्ञानिक मूल्य में भी आ जाएगा। आर्थिक मूल्य हो गए, जिसमें कि सुख भी आ सकता है, और मनोवैज्ञानिक मूल्य में कला आ जाएगा, खेल आ जाएगा। सामाजिक मूल्य हो गए, जिसमें कि सद्भावना, प्रेम, ये सब हमारे सामाजिक मूल्य भी हैं। दार्शनिक मूल्य, जैसे कि धर्म, आध्यात्मिक और दार्शनिक मूल्यों में हमारे धर्म आ जाएगा, या किसी विशेष विषय के प्रति हमारी रुचि है तो वो हमारा दार्शनिक मूल्य हो जाएगा। मूल्य के बाद अब हम देखते हैं स्तर क्या होता है, लक्ष्य क्या होते हैं। लक्ष्य मतलब कि गोल्स। तो लक्ष्य क्या होते हैं? लक्ष्य वो इच्छाएं हैं जिनको व्यक्ति पूरा करने के लिए प्रयास करता है। लक्ष्य जीवन की वह इच्छाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक परिवार जिनकी पूर्ति के लिए लगातार कार्य करता रहता है। लक्ष्यों का निर्माण व्यक्ति की इच्छाओं, मूल्यों, रुचियों, विचारधाराओं एवं वातावरण के द्वारा होता है। व्यक्ति के कुछ लक्ष्य स्पष्ट एवं सुनिश्चित होते हैं तथा कुछ लक्ष्य अस्पष्ट एवं व्यवहारिक हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य उसके लक्ष्यों के लिए एक आधार का कार्य करते हैं। मतलब हमारे लक्ष्यों को हमारे मूल्य बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। मूल्यों की अपेक्षा लक्ष्य को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। मूल्यों को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन जो हमारे उद्देश्य हैं या किसी इंसान के जो गोल्स हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। लक्ष्य की पूर्ति जीवन में प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्रदान करती है। हमारे मूल्यों से हमें प्रसन्नता एवं संतुष्टि मिलती है। इसका ज्ञान हर व्यक्ति को नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति शायद मूल्यों को समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी उसके सभी कार्य मूल्यों से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन लक्ष्यों के साथ ऐसा नहीं है। लक्ष्य मूल्यों से ज़्यादा क्लियर होते हैं, और अगर हमारी किसी छोटे से लक्ष्य की भी पूर्ति हो जाती है तो हमें तुरंत प्रसन्नता या संतुष्टि प्राप्त होती है। लक्ष्य की पूर्ति को व्यक्ति महसूस कर सकता है, इसीलिए लक्ष्य हमें तुरंत संतुष्टि प्रदान करते हैं। लक्ष्य की परिभाषा GP शेरी के अनुसार लक्ष्य जीवन की वह इच्छाएं हैं जिनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एवं परिवार चेष्टा करता है या प्रयास करता है। निकिल एवं डार्सी के अनुसार सामान्य अर्थों में लक्ष्य वह बिंदु होता है जहां तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। लक्ष्य ग्रहण करने योग्य वस्तु अथवा उद्देश्य होता है। लक्ष्य ग्रहण करने योग्य वस्तु अथवा उद्देश्य होता है। जैसे कि वस्तु के रूप में मेरा लक्ष्य है, माना कि मुझे आने वाले 2 सालों में कार खरीदनी है, तो ये मेरा लक्ष्य हो गया। या फिर उद्देश्य मेरा हो गया कि माना मुझे आने वाले 5 सालों में डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो यह भी मेरा उद्देश्य हो गया। लक्ष्यों के प्रकार। लक्ष्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: दीर्घकालीन लक्ष्य, अल्पकालीन लक्ष्य एवं मध्य अंतर लक्ष्य। दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स, अल्पकालीन
मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स एंड मध्य अंत लक्ष्य मतलब मीन गोल्स। दीर्घकालीन लक्ष्य वह लक्ष्य जो भविष्य में लंबे समय में पूरे होते हैं तथा जिन्हें पूरा करने के लिए व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग करता है और काफ़ी लंबे समय तक उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करता है। तो उन सभी लक्ष्यों को दीर्घकालीन लक्ष्य के अंतर्गत रखा जाता है। यह लक्ष्य स्थायी लक्ष्य भी समझे जाते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्य ही परिवार को वास्तविक अर्थ प्रदान करते हैं और संपूर्ण परिवार इनका अनुभव करता है। दीर्घकालीन लक्ष्यों का उदाहरण है जैसे एक माता पिता बचपन से ही अपनी बेटी की शादी की प्लानिंग करने लगते हैं, या फिर बचपन से ही माता पिता सपने देखने लगते हैं कि हमें अपनी बेटी को टीचर बनाना है या बेटे को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है। तो ये हमारे दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं जिनको पूरा करने के लिए हम शुरू से ही प्रयासरत रहते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति में कभी कभी वर्षों लग जाते हैं और इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रारंभ से ही योजना बनाई जाती है। किसी का लक्ष्य यह भी हो सकता है कि हमें अपना खुद का बड़ा मकान बनाना है या किसी बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। अब है अल्पकालीन लक्ष्य मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स। ये लक्ष्य कम समय में पूरे किए जा सकते हैं और ये लक्ष्य अधिक स्पष्ट होते हैं। कुछ अल्पकालीन लक्ष्य दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी बनाए जाते हैं। माना किसी को डॉक्टर बनना है तो उसका अल्पकालीन लक्ष्य यह हो सकता है कि मुझे मेडिकल का एंट्रेंस क्लियर करना है। यह लक्ष्य वह दिन प्रतिदिन खोजता रहता है और इनकी पूर्ति भी करता रहता है। एक लक्ष्य पूरा होने के बाद दूसरा लक्ष्य उत्पन्न हो जाता है एवं इन लक्ष्यों की पूर्ति हम दूसरे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भी करते हैं। मीन्स एंड गोल्स, ये गोल्स अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन होते हैं जिन्हें थोड़े से प्रयास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमारा लक्ष्य है कि हमें घर को सजाना है या कोई बर्थडे पार्टी है तो उसमें हमें पुष्प व्यवस्था करनी है, तो उस व्यवस्था को करने के लिए छोटे छोटे कार्य जैसे कि फूलों को काटना, फूलों को लेकर आना या घर को सजाने के लिए धूल साफ करना या फर्नीचर व्यवस्थित करना, तो ये जो छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं इनको हम मध्य अंतर लक्ष्य कहते हैं। लक्ष्यों की विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं कि लक्ष्य श्रृंखलाबद्ध होते हैं। श्रृंखलाबद्ध मतलब एक लक्ष्य के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हम लगातार ही कुछ ना कुछ लक्ष्यों की पूर्ति करते रहते हैं। लक्ष्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कुछ बड़े लक्ष्य जो होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए छोटे लक्ष्य पूरे किए जाते हैं, या फिर एक लक्ष्य जो है वो दूसरे लक्ष्य पर भी निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक या एक से अधिक लक्ष्य साथ साथ भी चलते हैं, मतलब हमारे लक्ष्य दो या दो से अधिक लक्ष्य भी साथ साथ चल सकते हैं। लक्ष्य भी व्यक्ति के मूल्यों, विचारों एवं वातावरण से प्रभावित होते हैं। हमारे लक्ष्य हमारे मूल्यों से तो प्रभावित होते ही हैं, हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का लक्ष्य है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो ये उसके विचार हैं कि वह डॉक्टर के पेशे से प्रभावित है तभी वह डॉक्टर बनना चाहता है। और वातावरण से भी प्रभावित होते हैं, जैसे कि माना हमारा उद्देश्य है, एक छोटा सा उदाहरण है कि माना किसी को फ्रेंड की शादी में जाना है तो उसने सोचा कि मुझे साड़ी पहननी है, लेकिन हमारे वातावरण में या जो नया फैशन है उसमें अचानक कोई नए प्रकार की ड्रेस आ गई, तो
हम अपना निर्णय बदल देंगे और साड़ी की जगह सूट या लाचा लहंगा या जो भी चीज़ हमने फैशन में चल रही है, तो हमारे लक्ष्य या हमारे निर्णय जो होते हैं वो वातावरण से भी प्रभावित होते हैं। लक्ष्य सदैव परिवर्तनशील होते हैं। जरूरी नहीं सारे लक्ष्य ही परिवर्तनशील हों, क्योंकि जो हमारे स्थायी लक्ष्य होते हैं जिनके लिए हम वर्षों मेहनत करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वह भी परिवर्तनशील हो, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं वो परिवर्तित भी होते रहते हैं। लक्ष्यों की पूर्ति पर संतोष की प्राप्ति होती है। ये तो हमें पता ही है कि हमें सुख और संतोष तभी मिलता है जब हमारी आवश्यकताएं या हमारे लक्ष्य पूरे होते हैं। लक्ष्यों के बाद अब हम देखते हैं स्तर, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? निकेल एवं डार्सी के अनुसार स्तर मूल्य के मापक होते हैं। जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे आदर्श हैं, तो वो कैसे पता चलेंगे कि एक व्यक्ति का यह आदर्श है? तो वो आदर्श जो हम माप सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, जो हम अनुभव कर सकते हैं, वो स्तर के द्वारा कर सकते हैं। माना कोई व्यक्ति सुख को बहुत अधिक महत्व देता है, तो जब हम उसके घर में जाएंगे तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख लेंगे, कार खड़ी है, स्कूटर है, सोफ़ा है, ज़रूरत के सारे सामान उसके घर में हैं। तो उस स्टैंडर्ड को देख के हमें पता चल जाएगा कि ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। कुछ लोग हैं जिनका आदर्श होता है सादा जीवन, उच्च विचार, ज़्यादा नई नई चीज़ों पर, नई नई टेक्नोलॉजी पर खर्चा करना पसंद नहीं कर सकते। तो ये उनका आदर्श है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि उनका यह आदर्श है? जब हम उनका स्टैंडर्ड देखेंगे या स्तर देखेंगे। तो आइए परिभाषा को दोबारा देखते हैं। स्तर मूल्य के मापक होते हैं। इनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है और ये हमारी किसी वस्तु में रुचि की मात्रा और प्रकार को निर्धारित करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि कितना संतोष प्राप्त हुआ है। ग्रॉस एवं क्रेंडल के अनुसार स्तर उस सीमा को निर्धारित करते हैं जहां तक कोई व्यक्ति या परिवार लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्य करता है। यह बताते हैं कि वस्तुओं पर या क्रिया पर कितना महत्व दिया जाना है। माना मैं सफाई को बहुत अधिक महत्व देती हूँ, लेकिन मैं कितना अधिक महत्व देती हूँ यह तभी पता चलेगा जब मेरे घर में आकर या वह स्तर मापा जाएगा कि किस हद तक मैंने सफाई को महत्व दिया है। ग्रॉस एवं क्रेंडल के अनुसार स्तर दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत स्तर और परिवर्तनशील स्तर। परंपरागत स्तर जिन्हें समाज एवं समुदाय का एक बड़ा भाग स्वीकार करता है। इन स्तरों में सामाजिक मान्यताएं तथा पूर्णता जैसे मूल्यों को मान्यता दी जाती है। मतलब यदि हमारे मूल्य जो हैं वो पारंपरिक मूल्य हैं, माना हम धर्म को बहुत अधिक महत्व देते हैं, स्वास्थ्य को बहुत अधिक महत्व देते हैं, या धर्म को महत्व देते हैं तो जो हमारी सांस्कृतिक या सामाजिक परंपराएं हैं उनको भी हम बहुत अधिक महत्व देंगे। तो अगर हम उन सभी मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं तो जो हमारा स्टैंडर्ड होगा उसमें भी उन मूल्यों की झलक अवश्य ही दिखाई देगी। ये स्तर परंपरावादी होते हैं और इनको बनाए रखने के लिए अधिक श्रम एवं समय की आवश्यकता होती है। परिवर्तनशील स्तर। परिवर्तनशील स्तर या जो मॉडर्न स्टैंडर्ड होता है, इनको ज़रूरी नहीं कि सभी लोग माने, लेकिन कुछ मजबूरियां या कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण हम परिवर्तनशील स्तर को अपनाते हैं। ये स्तर समय तथा स्थान विशेष के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। इन स्तरों में धन, समय, प्रयत्नों को मूल रूप से महत्व दिया जाता है और आराम, मित्रता तथा साधनों के प्रयोग के मध्य संतुलन महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो हमारे पारंपरिक स्तर हैं उसमें तो हम अपने मूल्यों को
या जो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं होती हैं उनको अधिक महत्व देते हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो वो किस वजह से करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है धन का, समय का, मेहनत यानी प्रयास का, और आराम या सुख के साधन। इन सभी को अगर हम ज़्यादा महत्व देते हैं तो हम परंपरा से थोड़ा सा हट जाते हैं और फिर वो स्तर जो होते हैं वो हमारे परिवर्तनशील स्तर कहलाते हैं। इन स्तरों की प्राप्ति में कम समय लगता है। ये स्तर अधिकतर कामकाजी महिलाओं के होते हैं जिनके पास समय की कमी होती है। इसका एक उदाहरण बहुत आसान सा है। जैसे कि हमारा परंपरागत स्तर या स्टैंडर्ड ये है कि माना हमारे घर में कोई मेहमान आता है या कोई गृहिणी है तो वो बहुत आराम से, प्यार से, अच्छे से सभी को खाना परोसे, उन्हें गरम गरम चपाती खिलाए, खाना खिलाए। लेकिन यदि कोई महिला कामकाजी है तो वह उस स्तर में परिवर्तन करके क्या करेगी, सुबह हो सकता है हॉट केस में सबकी रोटियां सेक कर चले जाए और परिवार के सदस्यों को स्वयं ही भोजन को परोसना पड़े और स्वयं ही खाना पड़े। तो समय की कमी के कारण हमने यह परिवर्तनशील स्तर को अपना लिया। स्तर को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमारे मूल्य होते हैं। स्तर को निर्धारित करते समय व्यक्ति को यह ध्यान देना चाहिए कि स्तर हमारे परिवार के लिए बोझ ना हो जाए। मतलब स्तर को मेंटेन करने के लिए, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें लक्ष्य बनाना होता है। माना मैंने सुख को बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मुझे 2 साल के अंतर्गत नई गाड़ी खरीदनी है। लेकिन ऐसा ना हो कि उस स्टैंडर्ड की पूर्ति करने के लिए मेरे दिमाग पर परमानेंट एक प्रेशर जनरेट हो गया है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है और यह मेरे परिवार के लिए बोझ बन जाए। व्यक्ति के स्तर पर अन्य व्यक्तियों एवं समाज का भी प्रभाव पड़ता है और हमें अपने स्तर जहाँ तक संभव हो कोशिश करनी चाहिए कि अपने स्टैंडर्ड्स ऐसे डिसाइड करें, ऐसे बनाएं कि वो हमारे समाज में बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिए जाए। धन्यवाद।